क्लास स्मार्ट ब्रेन क्लास एक नई दौड़ के साथ आज हम चल रहे हैं। तो आप सबको सूचित किया जाता है कि मेरे प्यारे भौजी सब, नदद सब, यहाँ करके हम स्टूडेंट सबके कहै छिए कि हमरो SBC इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, उसको भी यहाँ यूट्यूब फेसबुक में देखो, ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम में फॉलो कर देवे और साथ ही जैसे यूट्यूब में सब्सक्राइब के बटन दबा देवे। इससे होता है कि हमें जे यहाँ से लोड करवे अपने के डायरेक्ट फोनमा में नोटिफिकेशन देता है, समझिए। तो आप सबको स्वागत है हमारे स्मार्ट ब्रेन क्लास में। एक नई उत्साह के साथ आज चलेंगे क्लास 12 के। क्या आप लोग तैयार हैं आज की क्लास में? और आज की क्लास में हिंदी है और लेसन नंबर 5। हम जल्द ही इसका लेसन 6 भी बताएंगे, पर इससे पहले हम जानते हैं तो बाबा इस चेहरा को आप जानते हैं है? यही है हमारे पंजाब के रहने वाला भगवत सिंह। कौन सी? भगत सिंह। तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था और 23 मार्च 1931 के 7:30 का इन्होंने मृत्यु का न्योता दिया था। देखो जीवन में देखो उम्र किसी का जो शहादत होती है उसी को वैल्यू किया जाता है। आज प्रसिद्ध होना स्वाभाविक बात है, एक व्यक्ति नंगे भी प्रसिद्ध हो सकते हैं, प्रसिद्ध होकर प्रसिद्ध होना काफ़ी वक्त लगता है। एक खाते अपने सभ्यता को लेते हुए और रामचरित को भी देखो, हमारी सभ्यता इसलिए यूनिक है क्योंकि हमारी सभ्यता में स्त्री जाति को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उसका सम्मान किया गया, इसीलिए हमारा सभ्यता सबसे श्रेष्ठ बा। क्या हम शुरू करे छिए? चलो सबको लाइक क्या दिया अपने अटेंशन से। तो भगत सिंह का अब हमने आपको बताई थी, भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। और शहादत की बात की जाए, इन्होंने फांसी इसको लटकाया था कब? 23 मार्च 1931 ईस्वी में शाम 7:33 लोहार पंचतंत्र केस के फांसी में। और जन्म स्थान बंगा चक 9:0.5 गुरेरा कांचा, वर्तमान में क्या है रायापुर, कहाँ है? पाकिस्तान में। और पैतृक गांव था खटकरा पंजाब। पैतृक इसका जो गांव था, इन्होंने निवास किया था खरापुरा। माता पिता क्या था? विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। तो विद्यापति इसके कौन थे? माताजी थे। कौन थे? माताजी। और एक बात कह दें कि हमारे जो है भगत सिंह एक सुपुत्र ही नहीं बल्कि देश की रक्षक थे। कहते हैं खुद को कुर्बान दिया अपने परिवार को बदौलत, अगर परिवार ही ना रहा तो देश से ही प्यार को, समझे? देश हमारा देखो, यहाँ देखो जब जब पापी का घारा ज़्यादा बढ़ता है तो कोई न कोई आता है इस सृष्टि को बचाने के, और इसीलिए कहता है यहाँ सबका नाम होता है। संपूर्ण परिवार एक चाचा और अजीत सिंह और राजा लजपत राय सहयोगी थे। मतलब चाचा भी क्रांति में भाग लिए थे और अजीत सिंह का मंडराव देश की निकाल दिया था। बाद में विदेशियों मुस्लिम और एक बार चाचा स्वर्ग सिंह जेल गए थे और इसके अजीत भी चाचा था, यानी 2 चाचा थे। यातना के कारण 1910 ईस्वी में भगत सिंह ने शहादत उनके भाई कुरतीर और कुरताल सिंह। एक बात कह दे, ये पूछता है कुरतीर सिंह और कुरताल सिंह जो है वो किच के हमारे भगत सिंह के भाई चीज के, कौन चीज़ के? भाई जी। तो भाई थे शिक्षा के प्राथमिक व्यवहार में इन्होंने गाँव में बंगा गांव में इन्होंने 4 साल प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद DAV कॉलेज वर्ग 9 तक की पढ़ाई की और बाद में नेशनल कॉलेज लोहार MF किया और उसके बाद पढ़ाई की छोड़कर क्रांति काल में शामिल हुए। बचपन में ही करतार सिंह सभा और 1914 में गदर पार्टी के सहयोग के तीव्र आकर्षण सभा कुर्बानी के मन में अस्थायी गहरा
16 नवंबर 1905 में सभाकार की फांसी के समय भगत का उम्र करीबन 8 वर्ष का था। वह सालाना चित्र अपनी जेब में रखते थे। 12 वर्ष की आयु में जलियांवाला बाग मिट्टी लेकर क्रांति की गतिविधि का शुरुआत किया और चोरी चोरा कांड के बाद 15 वर्ष में कांग्रेस की महात्मा गांधी मोहभंग 1923 ईस्वी में पढ़ाई को अधेरी छोड़कर कानपुर छोड़कर गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रताप सेवा दी। 1926 के नेतृत्व में उन्होंने 31 तक चंद्रशेखर आजाद तक मिलकर हिंदुस्तान समाज गठन का क्रांतिकारण का छोड़ दिया और कहते हैं 8 अप्रैल 1919 के बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली बम फेंका। आपको बता दें 8 अक्टूबर 1929 में उन्होंने कि ऐसोरे बम केंद्रीय की जगह में बीच में फोड़ा था। एक महान क्रांतिकारी जब देश की बचाने की करता है तो उसके लिए मरना उसके लिए जीवन का महत्व नहीं, उसको होना चाहिए किसी भी करके अपने देश की मरते दम तक उसको सेवा कर। अक्टूबर 1926 में लाहौर मेले में बम विस्फोट में 27 कारण मई 1927 में पंजाब की रिपी समस्या हिंदी 1924 विश्व प्रेम कलकत्ता मतवाला और प्रकाशित हिंदी युवक मतवाला प्रकाशित हिंदी मैं नास्तिक क्यों हूँ 1930 या 31 में अछूत समस्या विद्यार्थी राजनीतिक सत्याग्रह हड़तालें बम का दर्शन भारतीय कांग्रेस की अनेक टिप्पणियों को जो पत्र में प्रकाशित का भगत सिंह का प्रकाशित सचिनाथ सयान की हिंदी बंद डांग फौग की आत्मा के उन्होंने किया। स्वतंत्रता कथा स्वतंत्रता वे मृत गए नवयुवक के वे शहीदों का झूठ फांसी दे वे दिल को छलनी करे शीशे के शहद निषाद की वो रखते जीवित अम्बावती अभावित हो हजरत और साथ ही राजों की तरह उन्होंने अपने जीवन के एक ही उद्देश्य का एक पत्र और एक रेख एक पत्र और एक रेख का रेख कौन है तो हमारे भगत सिंह एक नौजवान नहीं और ये एक प्रकार से विद्यार्थी जीवन। उसके पहले हम थोड़ा बिक्री चलते हैं योग क्या लिखा है और एक बात की भाषण ये भगत सिंह क्या लिखा है भाषण लिखा है नहीं क्या कुछ जो लिखा है ठीक तो भगत सिंह का विद्यार्थी जीवन का राजनीतिक कहता है कि इस बात का बड़ी शोर सुना था कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिसी काम में हिस्सा न ले सकते। इस बात के मुझे शोर था कि शायद जो व्यक्ति पढ़ता है वो उस क्षेत्र में भाग नहीं ले पर पंजाब सरकार की राय बिल्कुल न्यायी थी पर विद्यार्थी से कॉलेज की दाखिला होने से पहले आश्वस्त शर्त और आकांक्षा करवा जाते थे कि वो पॉलिटिक्स से कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य रोगों की ओर चुना हुआ मनोहर जो शिक्षा मंत्री और स्कूल कॉलेज के नाम एक सुकून पत्रिका भेजते हैं कि वो कोई पढ़ने या पढ़ाने वाले पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कुछ दिनों जब लाहौर स्टूडेंट यूनियन विद्यार्थी सभा के विद्यार्थी मनाया जा रहा था तो वहाँ में अब्दुल गादर प्रोफेसर ईश्वर चंद्र इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। पंजाब को राजनीतिक दिमाग में पिछड़ा हुआ कहा जाता था। इसका कारण था कि क्या पंजाब बलिदान में कम दिया। इसका कारण स्पष्ट है हमारे विभाग में अधिकारी लोग बिल्कुल बुद्धिस्ट। आज पंजाब कांग्रेस की कार्रवाई पढ़कर इस बात पर अच्छी तरह पता चला सकता है कि इसका कारण हमारी शिक्षा की निम्मी होती फजूल होती और विद्यार्थी युवक के अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता।
उन्हें इस पर कोई सम्मत ज्ञान नहीं है कि जब वे पढ़कर निकले तो उनमें कुछ आगे बढ़े। लेकिन ऐसी कच्ची कच्ची बातें सुनकर स्वयं को अफसोस कर दिया कि सिवाय कोई चारा नहीं। जिन नौजवान कल देश की भागदौड़ के हाथ लेनी है, आज उन्हें अकल अंधे की कोशिश की जा रही है। उसे जो परिणाम निकालने में समझ लेनी चाहिए, वो हम विद्यार्थी की मुख्य पढ़ाई उन्हें थॉट की ओर आकर्षित करता है, लेकिन देश की परिस्थिति और ज्ञान और उनके सुधारने का उपाय सोचने की योग्यता पैदा करने की समर्थ शामिल नहीं। क्या यही शिक्षा है? यही निकम्मी शिक्षा लेकर हम क्या जिसके फाज में आकर ही नहीं? ऐसी शिक्षा की जरूरत क्या? कुछ चालाक आदमी यह कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यावहारिक हिस्सा ना लो, अधिक योग्य होकर देश की फायदेमंद साबित ना हो। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे रद्द कर दें क्योंकि यह सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात पर स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अलीफ टू द यंग प्रिंस कॉर्पोरेशन के रूप में पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, यह कौन सी पुस्तक है? तो वह किसी बंगाली के नाम जाना। तो लड़का बोला, प्रिंस कॉर्पोरेशन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस काम में परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता लड़का के हंस पड़ी। उसने कहा, यह रुचि संजनी है, बस रूसी रह उठ पर। प्रोफेसर का, तुम बेसुरो हो, तुम पॉलिटिकल पुस्तक पढ़ते हो। देखिए, आप प्रोफेसर की योग्यता है। आप इन बेचारे विद्यार्थी को उससे क्या सीखना? ऐसी स्थिति में वह नौजवान क्या सीख सकते? दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस स्वागत करना, भाषण सुनना, व्यवहारिक राजनीति का कमीशन या वायरस व स्वागत करना क्या पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं है? सरकार देश के प्रति संबंध से कोई भी बात पॉलिटिशियन के मैदान में गिन जाए तो उसे ये पॉलिटिक्स नहीं कहा जाए तो इससे सरकार खुशी होती, दूसरी नाराज होती। फिर सवाल तो सरकार की खुशी और नाराजगी का है। क्या विद्यार्थी जम जाते खुशामद पाठ पढ़ाना जाना चाहिए? हम तो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान विदेशी डाकू नहीं पशु है तो पेट के गुलाम है। हम किसी तरह से विद्यार्थी का वफादारी का पाठ पढ़ें। सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के समय देश सेवकों की जरूरत है। तन मन धन देश की आपूर्ति कर दे, पागलों की तरह उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़ों ऐसी आदमी मिल सकते हैं? क्या परिवार दुनिया की झंझटों से फंसे सन्यासी लोग भी ऐसे लोग निकल सकते हैं? यह वही नौजवान निकल सकते हैं जो किसी जंजालों में ना फंसे हो, ना फंसे हो। और पढ़ने वाले विद्यार्थी ही नौजवान तभी सोच सकता है जब व्यवहारिक रूप से ज्ञान हासिल हो। गणित या योग की शिक्षा परीक्षा के पर्चों में घाटे ना लगाए हो। क्या इंग्लैंड में के सभी विद्यार्थी कॉलेज छोड़कर जमीन के खिलाफ लड़ने निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे उपदेश कहाँ थे जब उसने कहते थे कि जाकर शिक्षा हासिल करो? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद में जो सत्याग्रह बारदौरी वाले सहायता कर रहे हैं, क्या वे मूर्ख हो जाएंगे? सभी देश की आज़ादी करने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान हुआ है। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना देश अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर अत्याचार भूल नहीं सकते।
वे देश को समझते हैं, उसे भरी भारी क्रांति है। वे पढ़े हैं, जरूर पढ़े हैं, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें। जब जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना इसी काम में लगा दे। अपने प्राणों को इसी को उत्सर्ग कर दे, वरना बचने का कोई उपाय ही नहीं। देखो, पॉलिटिक्स इज द बेस्ट लाइफ। हम ये नहीं कहते हैं कि हर व्यक्ति को पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेना चाहिए। पॉलिटिक्स ही वो पावर है जो आपको स्वर्ग से नर्क और नर्क से स्वर्ग बना देता है। और कई सारे विद्यार्थियों को कहा जाता है पॉलिटिक्स इज द नॉट लाइफ। मैं कहूँगा कि पॉलिटिक्स इज द बेस्ट लाइफ, क्योंकि देश को बचाने के लिए आपका स्वदेश है। और क्या कहें, सुखदेव का नाम पत्र। प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र में कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थिति में अलग अलग प्रभाव डाला। जिन बातों में मैं जेल से घृणा करते थे, वे आपके लिए अनिवार्य हो चुका है। इसी कारण मैं जेल से बाहर जिन बातों को विशेष समर्थन करता हूँ, वे अब मेरे लिए महत्व नहीं रखती। उदाहरण के लिए, मैं व्यक्ति प्रेम को विशेष मानने वाला था, परंतु अब भावना का हृदय में मस्तिष्क के कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर से करे विरोध था, परंतु अब मेरे चेहरोचित विचारों पर परिवर्तन क्रांति आ चुका है। आप इसे मानवीय जीवन का अत्यंत आवश्यकता अनिवार्य अंग अनुभव समझते हैं। और आपके याद होंगे कि एक दिन जब आत्महत्या के विषय में चर्चा की होती है, तब मैंने आपको बताया था कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु अपने दृष्टिकोण का विरोध किया जा सकता है। मुझे उस चर्चा का समय और स्थान भली प्रकार से याद है। हमारी शाही कुटिया में शाम के समय हुई। अपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस बार कार्यकर्ता के कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। आपने कहा था इसी प्रकार का भयानक घृणित और परंतु विषय में देखना आपकी बिल्कुल बदल चुका। अब आप अवस्था में न केवल उचित है, वरना अनिवार्य आवश्यकता अनुभव करते। मेरी इस विषय में यही राय है कि पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणा अपराध है और कार्य करता है। क्रांतिकारी को कहना है कि कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य उचित का ठहराव कर सकता है। आप कहते हैं कि समझ न केवल कष्ट और सहन से देश को नहीं, किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। आप व्यक्ति को ऐसा प्रश्न, बड़े आश्चर्य की बात है कि नौजवान भारत सभा के ढोंचे के कष्टों को सहन करने की बलिदान हमने सोच समझकर प्यार किया था। मैं समझता हूं कि आपने अधिक से अधिक संभावना सेवा की और मैं वह की अपने को किया, उसके कष्ट उठाए और दूसरी तरफ अवसर जान की करना। मानव के किसी कार्य को उचित मानकर रेंजुलेंस इंश्योरिंग बम हमने फेंकी, बम फेंकने का कार्य किया, पश्चात परिणाम उसका फल भोगने आता है। कहते हैं कि क्या आपका विचार हम पर दया गिराने हुए दंड को बचाने का प्रयत्न किया होता तो हमारा कार्य उचित होता नहीं, इसका प्रभाव लोगों को उल्टा था। काश हम बच भी जाते तो शायद इसका लोगों को प्रभाव उल्टा होता, मेरा लक्ष्य पूर्णतः सफल नहीं होता। इसीलिए हमें जेल में फांसी होने चाहिए कि एक फांसी से कईयों लोग अपने आप को वो इस संजाल से, इस बेटन संसार को हटा देगा। मैं बहुत कम भीतर से ही मर गए जाऊंगी। मैं उपवास की कृत्रिम के भोजन के ना जाने हमारे विचार में क्या जो हम जो तैयार करते हैं, हमारा अभिमान, हमारे विचार, हमारी मित्रता यतीन्द्रनाथ दास को भी मृत्यु की। क्या आप आत्महत्या होंगे? हमारा कष्ट सहन और भयभूत हुआ, समझ देश का विराट स्वप्रणीय आंदोलन हुआ और हमारा लक्ष्य में हुए।
इस प्रकार संघर्ष का मरना एक आदर्श नीति। ठीक है।